हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। चलो तो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। मैंने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। चलो, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जो जाति हैं वैसा ही रहा होगा। पहले काम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता। पहले काम से जाने जाते थे, अब जाति से जाने जाते हैं, ये वो होता है। अब काम से जाने जाते हैं। पहले मतलब कोई ऐसा कपड़ा धोता था तो धोबी है, ऐसे ही। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता? क्योंकि वो तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम और आप थोड़े आगे पढ़ोगे। ये राजा बिल्कुल नॉर्मल हैं, मतलब राजधानियाँ नहीं हैं इनके पास, ना महल हैं, ना महल में रहते, ना इनके पास सेना थी, ना ही इनके पास कर वसूले थे। फिर राजा मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप राजा नहीं बनता रहा था। मतलब इनका वो वंश के आधार पर इनका पिता खत्म हो गया तो बेटा राजा होने का, ऐसा कुछ नहीं था। चलो आगे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द इस्तेमाल किया जाता था। जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा शब्द विश, जिसमें वैश्य शब्द निकलता है। इस शब्द ऋग्वेद में विश्व और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए पुरुजन, विश, भरतजन या विश्वयदु या जन या विश जैसे कई उल्लेख होते हैं। चलो, तुम इनमें से कोई नाम जाना पहचान रखता है? इसकी हेडलाइन है, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मतलब जो खुद अपनी जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी उनको अपने आप को आर्य कहते थे। और अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते। दास्य वे लोग होते थे जो यज्ञ, मतलब कौन लोग होते थे दास्य? जो आम इंसान होता है, जो मिडिल क्लास का होता था, न वो यज्ञ कर पाता था, न कोई वो ऐसा बड़ा कार्य कर, अपनी भाषा भी संस्कृत नहीं बोलता था, वो प्राकृतिक भाषा बोलता था। और लेकिन उत्तर वैदिक काल में, बाद के समय में इतनी सारी कृतियाँ आ गई। पहले ये सारी कृतियाँ नहीं थी, पहले तो ना जाति थी। पहले लोग काम के आधार पर जाने जाते थे। अब देखो उत्तर वैदिक काल में जातियाँ भी आ गई, जो 10वें मंडल पे उनका वो है। और वहाँ पे भी उनका दास दास्यु शब्द का भी वो होने लग गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा भी बहुत खराब हो गई थी। बाद के समय में दासी शब्द का मतलब गुलाम बन गया, मतलब गुलाम हो गया। अब गुलाम हो गए। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब उनको जिनके यहाँ दास रहते थे उन्हें उनकी जायदाद माना था। मतलब कोई भी जिससे युद्ध करो तो वो ले जाता था, ऐसा ही था। उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब महापाषाण काल, जो पत्थरों का पाषाण काल होता है, महापाषाण काल कहते हैं। ऐसे ये शिलाखंड महापाषाण काल, मतलब पत्थरों के पाषाण काल, जो पत्थर ही उससे पाषाण काल थे नाम से जाने जाते थे। महापाषाण काल कब्र बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन जो मतलब उत्तर भारत के, दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम में रही होगी, जम्मू कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण काल प्रस्थल इधर है, ये रहा है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, इस तरह से ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं, मिलते हैं। कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाए जाते हैं। ये जमीन के नीचे भी होते थे, जमीन के ऊपर भी होते थे। यही नहीं कि जमीन के ऊपर हो, और जमीन के नीचे भी होते थे।
इन सब में कुछ समानताएं थी। इस मृत को चलो इनमें से मतलब जो जमीन के नीचे या ऊपर होते उनमें कुछ समानताएं थी। जैसे कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया था। ये उनके साथ मिट्टी के बर्तन दफनाने का कारण क्या था? क्योंकि वो लोग पुनर्जीवन का वे विश्वास करते थे। मतलब उन्हें ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो सब करते थे। जिन्हें काले मिट्टी के बर्तन मतलब ब्लैक रेड एंड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार और घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने। अब आपसे कोई पूछ ले कि लोहे का उपयोग कब हुआ था, तो लोहे का उपयोग कोई न तो पाषाण काल में हुआ, न तो सिंधु सभ्यता में हुआ। वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित थे। देखो उत्तर वैदिक काल और सिंधु सभ्यता दो ही चीज़ों से वो पीछे होती है। एक तो मृदभांड से, एक लोहे के परिचय से। अगर नगरीय जीवन से तो वो सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से बहुत आगे है, लेकिन जो दो ही कारणों से यह पीछे रह गई है। ये औजार हैं महापाषाण कब्रों के मिले लोहे के सामान। यहाँ देख लो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती। मतलब उस टाइम ये भी था, गरीबी और अमीरी का भी था। जो गरीब है उस पर कम मृदभांड मिलेंगे, जो अमीर है वहाँ भी ज़्यादा मृदभांड। मतलब आज की तरह वो भी है, आज जो आज है ऐसा ही उस टाइम भी था। ब्रह्मगिरी की, ये महत्वपूर्ण आप नोट कर लेना, जो मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँ वो आप नोट करो। ये ब्रह्मगिरी मतलब कर्नाटक में एक खोजा गया है। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, और दूसरे कंकाल के सिर्फ वहीं दूसरा कंकाल भी मिला जिसके सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाया गया है। मतलब यही है जो मैंने पहले बताया था, गरीबी और अमीरी का चलन। वहाँ भी गरीब और अमीर होता था। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। मतलब जो पुरोहित था उसके पास बहुत सामान था, जो आम आदमी था जो सिर्फ ऐसा धोबी या मतलब काम छोटा किसान के पास कम चीज़ें होंगी, जो राजा था उस टाइम के पास बहुत सारे मृदभांड होंगे। उसी तरह क्या कुछ कब्र गायें खास परिवारों के लिए थी? अब हाँ, ये तो अगर आप ये पढ़ो भी नहीं तब भी यहाँ पढ़ने से बता ही दोगे आप। कभी कभी चलो इसे शुरू करते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया था। मतलब ये था कि मतलब कोई कब्र बना लेती थी, ऐसे देखो यहाँ पर ऐसा कोई कब्र बना लेते थे। यहाँ अंदर ऊपर से पूरा पाट देते जैसे आज का रूम पड़ता है, फिर यहाँ इतना सा दरवाज़ा छोड़ देते कि मतलब एक बड़ा हॉल बनाकर एक कब्र बनाने के बाद एक कमरा बड़ा बनाकर उसे पाट देते, यहाँ दरवाजा आता। या एक कोई और मर जाता था तो उसको भी इसी में दफना दिया जाता था, ऐसा था। गोला पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब वहाँ जगह छोड़ी जाती थी कि हाँ दोबारा भी दफनाना पड़े तो अपन को हम और आपको कोई दिक्कत ना हो, इस तरह दफनाते थे वो। इनाम गांव के पास एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, चलो ये भी देख लेते। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, जो यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 36 से 27 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ के वयस्क लोगों को प्रिया गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता है। उनका सिर उत्तर की ओर, ये खास चीज़ है, ये बहुत मोस्टली चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए सबके पास रख दिए जाते थे।
एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था, बस्ती के बीचों बीच। ये कहाँ मिलता है? इनाम गांव, महाराष्ट्र में इसका उदाहरण, महापाषाण काल में दफनाया था। यह घर के सामने बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम से सबके पैर मुड़े हुए थे। आज यहीं तक, कल फिर क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू।